हेलो स्टूडेंट्स, आज अम्ल एसिड्स के बारे में सीखेंगे। अम्ल का अपना कुछ गुण होता है जिसकी वजह से वह अम्ल कहलाता है। पहला गुण, दूसरा गुण, इस तरह से ढेर सारे गुण होंगे अम्ल के। तो पहला गुण कहता है अम्लों में खट्टा स्वाद होता है। आप सभी ने दही, इमली, नींबू, कच्चा आम इन सब का स्वाद लिया है। सब में खट्टा स्वाद आता है। मुंह में पानी आ गया ना इन सब का नाम सुन करके। आहा, क्या स्वाद है, खट्टा खट्टा खट्टा, है ना। अम्ल जो है खट्टा स्वाद देता है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? दूसरा पॉइंट कहता है कि अम्ल नीले लिटमस को लाल बना देता है। यह नीला लिटमस है। क्या है यह? नीला लिटमस। इस टेस्ट ट्यूब में क्या है? तो अम्ल है। इस नीले लिटमस को अम्ल में आधा डुबोया गया। आधा डुबोने से क्या हुआ कि आधा पार्ट जो भीग गया अम्ल से वह लाल में बदल गया। तो यह भाग जो आपको दिख रहा है इतना, जो नीला से लाल में बदल गया, यह हमें बताता है कि अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल में बदल देता है। तो कभी भी आप देखना कि कभी भी नीला लिटमस लाल में बदल जाए किसी विलय में डालने पर, तो वह अम्ल होता है। नीला से लाल, यही कन्वर्सन होता है लिटमस का। आगे की परिभाषा, अम्ल की परिभाषा कहती है कि अम्ल वह पदार्थ है जो जल में विलय होने पर वियोजित या आयनित होकर हाइड्रोजन आयनों H+ आयन्स को उत्पन्न करता है। यहाँ पर आप देखो क्या बताया गया है। बताया यह गया है अम्ल ऐसा पदार्थ है जो जल में विलय होने पर, जल में विलय होने पर मतलब क्या हुआ कि अम्ल को पानी में घुलाया गया। जैसे ही अम्ल को पानी में घुलाया जाता है वह अम्ल वियोजित हो जाता है। वियोजित होकर के हमें क्या प्राप्त होता है? तो हाइड्रोजन के आयन्स प्राप्त होते हैं। देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पे हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया है। क्या लिया है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। AQ लिखा है, इसका मतलब कि यह पानी में घोला गया है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का विलय हमने यहाँ पर लिया है। यहाँ पर क्या होगा, ये जो H है ये यहाँ से H और Cl अलग हो जाएंगे। H+ हमें यहाँ पर मिलेगा और Cl- यहाँ पर मिलेगा। तो यह HCl जो है यह वियोजित हो करके, टूट करके, इस तरह से टूटा, H+ अलग, Cl- अलग, इस तरह से हमें मिलता है। तो कंडीशन क्या है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इस तरह से तभी टूटेगा जब यह पानी में घुला हुआ रहेगा, अन्यथा नहीं। देखो एक केस, यह अभी HCl है मगर यहाँ पर देखो मैंने G लिखा है। G का मतलब यहाँ पर HCl ना गैसियस रूप में है, गैस के रूप में है। इसमें पानी का कोई अंश नहीं है। जब पानी का कोई अंश नहीं रहता है तो यह HCl इस तरह से H+ और Cl- में बिल्कुल भी नहीं टूट पाता है और यह जो है अम्लीय गुण नहीं दिखा पाता है और इसी कारण से इसका नाम भी, नाम के साथ अम्ल नहीं लगता है। देखो यहाँ ये अम्ल की तरह काम कर रहा है, इसलिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिखा है। यहाँ पर इसका नाम है हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल विलयन में हाइड्रोजन आयनों की उपस्थिति ही है जो उसे अम्ल की तरह व्यवहार करवाता है। अभी हमने ढेर सारे चटकारे लिए थे खट्टेपन का। आहा, खट्टा खट्टा खट्टा, है ना। इस तरह से चटकारे लिए थे। अम्ल अम्ल की तरह क्यों काम करता है? यह खट्टापन क्यों आता है? तो यह H+ जो हमें मिलता है ना अम्ल से, यही H+ हमें वह खट्टा स्वाद देता है। अब आप सोच रहे होगे कि H+ यहाँ जल है, ये इस तरह से क्यों लिखा हुआ है? तो देखो बात हम यहाँ पर आगे क्या कहना चाह रहे हैं। तो अम्ल जो है वो H+ तो देता है। किस में देता है? जब पानी में घुला रहेगा तभी दे पाएगा, है ना। तो H+ जब पानी में घुला हुआ रहेगा तो H+ क्या करता है ना, ध्रुवीय जल अणु के साथ मिल करके यह इस रूप में नहीं रह पाता है, बल्कि मिल करके इसके साथ H3O+ हाइड्रोनियम आयन देता है। फिर से सुन लो बात कि जल में जब अम्ल H+ देता है तो यह H+ के रूप में नहीं रहता है, बल्कि यह H+ जल के ध्रुवीय जल अणु के साथ मिल करके हाइड्रोनियम आयन
देता है हमें। देखो यहाँ पर इस चीज को, यह जो है यह HCl है ना। HCl से हमें H3O प्लस प्राप्त होता है और Cl माइनस। तो इसके पहले हमने क्या लिखा था, अभी जो रिएक्शन लिखा था इसमें भी आपने देखो हमने HCl लिखा था यहाँ पर, है ना। तो ये क्या दिया, H प्लस दिया, तो ये H प्लस के रूप में हमें HCl से मिलते हैं, और ये H प्लस के रूप में नहीं रहते हैं, बल्कि यह जल के ध्रुवीय जल अणु के साथ मिलके H3O प्लस बन जाते हैं, है ना। तो इसीलिए HCl अगर टूटता है तो H3O प्लस प्लस Cl माइनस लिखा जाना चाहिए। मगर अभी आपके 10th लेवल तक कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप H3O प्लस लिखो चाहे आप H प्लस लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यह आप जो वियोजन देख रहे हो HCl का H3O प्लस में, है ना, और ये वाला वियोजन जो देखे थे HCl का H प्लस में, दोनों समान ही आप लेकर के चलना। आप ऐसे भी लिख सकते हो और आप चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो HCl का H3O प्लस में वियोजन, है ना। तो यह H3O प्लस बनता कैसे है, पहले ही मैंने बता दिया है कि H प्लस जो है ध्रुवीय जल अणु के साथ मिल करके H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन बनाता है। तो थोड़ा सा और इसको देख लें। यह HCl से देखो यहाँ ये टूटा, H प्लस हमें यहाँ प्राप्त हुआ और Cl माइनस हमें प्राप्त हुआ। यह H प्लस जो है इस ध्रुवीय जल अणु के साथ मिल जाएगा, ये क्या होगा, इसके साथ मिल जाएगा और हमें क्या देगा, यह देगा H3O प्लस हमें दे रहा है। तो इसको ध्रुवीय जल अणु क्यों कहते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन पर ना थोड़ा सा एक माइनस चार्ज होता है और दोनों हाइड्रोजन के ऊपर ना थोड़ा थोड़ा प्लस चार्ज होता है, इसीलिए इसको ध्रुवीय जल अणु कहते हैं। तो ध्रुवीय जल अणु के साथ H प्लस मिलता है और H3O प्लस हमें प्राप्त होता है। तो HCl को फिर से मैं कह रहा हूँ, एक बार फिर से मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ, HCl से अगर H प्लस टूटता है तो H3O प्लस के रूप में भी आप उसे लिख सकते हैं। इस तरह से नहीं लिखना चाहते हैं तो आप H प्लस के रूप में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम लोग यहाँ पर देखते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, इसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। आपको सबका ना फॉर्मूला का नाम याद रखना पड़ेगा, फॉर्मूला भी याद रखना होगा। तो यहाँ H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है। यह जो है ना, इसमें देखो 2 हाइड्रोजन दिख रहा है ना। यहाँ पर HCl में कितने हाइड्रोजन दिख रहे थे, 1 हाइड्रोजन दिख रहे थे, तो एक H प्लस हमें मिला। H प्लस बोलो या H3O प्लस बोलो, एक ही बात है ना। तो यहाँ पर H2SO4 में आपको कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं, 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं ना। तो हमें 2 H प्लस यहाँ मिलते हैं और साथ में सल्फेट आयन प्राप्त होता है। तो यह जो है ना, इस H2SO4 का 2H प्लस में बदलना यह 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। तो पहले स्टेप में क्या होता है कि यह जो H2SO4 है ना, H प्लस देगा, एक H प्लस इसमें से निकलेगा, बाकी एक H जो है ऐसे ही रह जाएगा इसके साथ, HSO4 माइनस, जिसे कहते हैं हाइड्रोजन सल्फेट आयन। ये है हाइड्रोजन सल्फेट आयन। अगले स्टेप में क्या होगा, यहां से टूटेगा और देखो ये H प्लस, ये इससे टूटने के बाद H प्लस यहाँ बचा, है ना, और SO4 माइनस जो है SO4 माइनस बन गया, तो बाय सल्फेट आयन। तो यह 2 स्टेप को यहाँ पर एक स्टेप में लिखा गया है, ठीक। तो 2 H प्लस यहाँ पर हमें H2SO4 से मिल रहे हैं। HNO3 में भी देखो, इसमें एक H दिख रहा है, तो नाइट्रिक एसिड इसको बोलते हैं। नाइट्रिक एसिड में से एक H प्लस हमें मिलता है। आप अगर H प्लस न लिखना चाहो तो इस जगह पर आप H3O प्लस भी लिख सकते हो, कोई गलती नहीं है। और साथ में नाइट्रेट आयन प्राप्त हुआ। फिर है आगे, इसे कहते हैं फॉस्फोरिक एसिड। इसे क्या कहते हैं, फॉस्फोरिक एसिड कहते हैं इसे। और यह भी देखिए AQ लिखा हुआ है, तो जल में घुला हुआ है। हर एक केस में हमने अभी तक जितना देखा सब में क्या था, AQ ही लिखा हुआ था, तो जल में ही घुलाना है, तभी जाकर के यह अम्ल की तरह काम करेगा। तो फॉस्फोरिक एसिड में 3 हाइड्रोजन दिख रहा है, तो देखो यहाँ 3 H प्लस मिला और फॉस्फेट आयन हमें प्राप्त हुआ, ठीक है, फॉस्फेट आयन प्राप्त हुआ। तो यह जो पूरा प्रोसेस है, यह पूरा प्रोसेस 3 स्टेप में कंप्लीट हो रहा है। वो तीनों स्टेप को आप यहाँ पर देखो। सबसे पहले H3PO4 में से एक H प्लस निकला, एक H प्लस इससे निकलने से 2 हाइड्रोजन इसके पास रह जाएगा, तो H2PO4 माइनस डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट तैयार हुआ, ठीक। अब इसमें से फिर विखंडित होगा एक H प्लस, है ना,
तो एक H प्लस देखो यहाँ पर आया और एक H इसके पास ही रह जाएगा, तो एक H प्लस यहाँ है और दूसरा H यहाँ पर है, HPO42 माइनस, जिसे हाइड्रोजन फॉस्फेट। यहाँ एक H और है जो विखंडित होकर के निकल सकता है, तो यहाँ से भी ये H टूटेगा, H प्लस बना और ये PO42 माइनस जो है PO43 माइनस में बदल जाता है, जिसे फॉस्फेट आयन कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखो H3PO4 तीन स्टेप में हमें 3 H प्लस दिया, एक बार यहाँ H प्लस दे रहा है, एक बार यहाँ H प्लस दे रहा है, एक बार यहाँ H प्लस दे रहा है। ये तीनों स्टेप को मिला करके एक बार में आप ऐसे लिख सकते हो, जो ब्लैक कलर में लिखा हुआ है, 3 H प्लस प्लस फॉस्फेट आयन। ऐसा क्या है, ये जो H3PO4 हमने बनाया, ये H3PO4 ये 3 H प्लस दे रहा है, तो क्यों दे पा रहा है ना? तो इसका क्या कारण है? इसका कारण है यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर। इसका अगर स्ट्रक्चर देखो H3PO4 का, तो जो जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ 3 हाइड्रोजन है, 1 2 3, ये यहाँ से टूटेगा, ये यहाँ से टूटेगा, ये यहाँ से टूटेगा, एक H प्लस इधर से, एक H प्लस इधर से, एक H प्लस इधर से, यानी कि 3 H प्लस यहाँ से फॉस्फोरिक एसिड से हमें मिलता है। और यहाँ हमारे पास अगला जो एसिड है वो है फॉस्फोरस एसिड। पीछे था H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड कहला रहा था, अब यहाँ पर H3PO3 यह फॉस्फोरस एसिड कहलाएगा। इसमें से ना 2 ही H प्लस निकल पाता है और हाइड्रोजन फॉस्फाइड आयन बनता है। दिख तो रहा है 3, मगर मिल रहा है कितना? 2 H प्लस। तो इसका क्या कारण है, चलिए उसे भी जानते हैं। पहले तो देख लीजिए 2 H प्लस कितने स्टेप में हमें मिलता है। तो 2 H प्लस मिले तो 2 ही स्टेप में हमें मिलेंगे। पहले स्टेप में क्या होता है, H3PO3 से हमें यहाँ पर H3PO3 से हमें एक H प्लस मिला और H2PO3 माइनस मिला, जिसका नाम है डाइहाइड्रोजन फॉस्फाइड आयन। डाई इसलिए लगा है क्योंकि यहाँ 2 है और हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन है इसीलिए डाइहाइड्रोजन लिखा गया। और PO3 माइनस के लिए फॉस्फाइड आयन, तो डाइहाइड्रोजन फॉस्फाइड आयन कहलाया ये। तो पहले स्टेप में एक H प्लस मिला, दूसरे स्टेप में फिर यहाँ से एक H प्लस फिर मिलेगा, यहाँ से विखंडित होगा और एक H प्लस हमें यहाँ मिलेगा, तो एक H इसके पास रह जाएगा, तो HPO3 2 माइनस यहाँ पर है, जिसे इसका नाम क्या है, इसका नाम है हाइड्रोजन फॉस्फाइड आयन। इसका नाम है हाइड्रोजन फॉस्फाइड आयन। तो देखो 2 स्टेप में हमें H प्लस मिला, पहले स्टेप में यहाँ पर एक बार H प्लस मिला और दूसरे स्टेप में यहाँ पर एक बार और H प्लस मिला। इसी 2 स्टेप को मिला करके आप यहाँ पर ऐसे करके इसे लिख सकते हो एक सिंगल स्टेप में। अब सवाल फिर वही आता है, यह गंदा एसिड की तरह क्यों काम कर रहा है? दिख रहा है 3 है ना, इसके खाने के दांत कुछ और है और दिखाने के कुछ और है। देखो दिखा रहा है 3 H मगर दे रहा है कितना? 2 H प्लस दे रहा है। तो ऐसा क्यों? इसका जवाब हमारा आएगा फॉस्फोरस एसिड के स्ट्रक्चर से। देखो वही हाइड्रोजन बाहर निकल सकते हैं H प्लस के रूप में जो ऑक्सीजन से जुड़े हुए हो, तो ऑक्सीजन से जुड़े हुए कितने दिख रहे हैं हाइड्रोजन? 2 ही हाइड्रोजन दिख रहे हैं, तो इसीलिए H3PO3 में से मात्र 2 H प्लस ही निकलेंगे। यह वाला H जो है फॉस्फोरस के साथ जुड़ा हुआ है, इसको निकाल पाना, यहाँ से निकाल पाना पॉसिबल नहीं है, तो सिर्फ 2 ही H प्लस निकलते हैं। आगे एक गंदा एसिड और है हमारे पास, है ना, जिसके खाने के और दिखाने के और होते हैं H प्लस, है ना। यहाँ पर देखना, यह है H3PO2 जिसको नाम दिया गया है हाइपोफॉस्फोरस एसिड। क्या नाम दिया गया है? हाइपोफॉस्फोरस एसिड। तो इसमें से मात्र 3 H दिख रहे हैं, एक ही H प्लस हमें मिल पाते हैं और बाकी H जो है इसी के साथ रह जाते हैं, तो आयन H2PO2 माइनस बनता है, जिसे हाइपोफॉस्फाइड आयन कहते हैं। तो अब यह गंदा एसिड की तरह क्यों काम कर रहा है? यह इसलिए काम कर रहा है, इसका जवाब मिलेगा इसके स्ट्रक्चर से। स्ट्रक्चर आप देखो तो इस ऑक्सीजन के साथ सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है जिसे हम हटा सकते हैं, बाकी हाइड्रोजन डायरेक्टली फॉस्फोरस के साथ जुड़ा हुआ है। इसको ये निकाल पाना, इन दोनों को निकाल पाना पॉसिबल नहीं है, सिर्फ यही हाइड्रोजन निकाला जा सकता है। इसीलिए हाइपोफॉस्फोरस एसिड से हमें कितने H प्लस मिलेंगे? मात्र एक H प्लस मिलेंगे।
हमने गंदा एसिड तो देख लिया है ना, दिखाने के कुछ और खाने के कुछ, है ना। तो ठीक, अब आगे आते हैं हम लोग कुछ और एसिड देखें। इसका नाम है एसिटिक एसिड, है ना, CH3COOH। इसका नाम क्या है? एसिटिक एसिड। इसमें भी देखो एक H दिख रहा है, तो एक H यहाँ से निकलेगा, तो CH3CO- जो कि एसिटेट आयन, और एक H+ यहाँ पर हमें दिया वियोजन के बाद। उसी तरह से ये H2CO3 कार्बोनिक एसिड है, इसमें 2 H दिख रहे हैं, तो 2 H+ यहाँ पर भी हमें मिल रहा है, और यह कार्बोनेट आयन है। तो कार्बोनिक एसिड जो है, जब जल में विलयन होता है, विलय बनता है ना, यानी कि इसको जल में जब घोला गया तो हमें पहले स्टेप में H+ दिया और बाइकार्बोनेट आयन दिया। इसके साथ एक H अभी भी दिख रहा है, तो यहाँ से इसको तोड़ करके अलग किया जा सकता है। तो यहाँ देखो हमने तोड़ के H+ एक अलग कर लिया, इसमें से एक H+ अलग कर लिया, और CO3 कार्बोनेट आयन बना। यानी कि पहले स्टेप में जब हम एक H+ निकालते हैं इससे, तो H+ निकालने से बाइकार्बोनेट आयन बना और H+ बना। फिर दूसरे स्टेप में इससे जब एक H+ निकालते हैं तो हमारे पास कार्बोनेट आयन CO3 बनता है और H+ बनता है। इसी 2 स्टेप को हम यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं एक बार में। तो अब यहाँ पर आप अगर गौर करो तो सभी के सभी अम्ल में क्या कॉमन है, सब में समान क्या है? सभी के सभी अम्ल में हमने देखा H+ ही निकलते हैं। देखो यहाँ कार्बोनिक एसिड है तो H+ निकलता है, एसिटिक एसिड है तो H+ निकलता है ना। उसी तरह से हाइपोफॉस्फोरस एसिड में से भी H+ ही निकला। इसके पहले हमने फिर फॉस्फोरस एसिड देखा, तो फॉस्फोरस एसिड में भी हमें क्या मिला? H+ ही मिला। इसके पहले और क्या देखा हमने फॉस्फोरिक एसिड देखा, फॉस्फोरिक एसिड में भी H+ मिल रहा है, नाइट्रिक एसिड में भी H+ मिल रहा है, H2SO4 में भी H+ मिल रहा है ना। यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड को देखा हमने, तो यहाँ भी हमें H+ ही मिल रहा है। तो परिभाषा हमारी क्या कह रही थी? हमारी अम्ल की परिभाषा यही न कह रही थी, अम्ल वह पदार्थ है जो जल में विलय होने पर, पानी में घुलने पर वियोजित होकर H+ आयंस को उत्पन्न करता हो। तो हमने इतने सारे अम्ल के एग्जाम्पल्स लिए और उनसे मैंने समझाने का कोशिश किया कि हर एक अम्ल जो है वह क्या देता है? H+ ही आयंस देगा, और H+ आयंस वह अगर देने में सामर्थ्य रखता है तो वह खट्टा स्वाद देगा और वह अम्ल कहलाएगा। तो चलिए, हम लोगों ने यह तो जान लिया कि सभी के सभी अम्ल में H+ होते हैं और जल में घुलने के बाद वियोजित होने पर जो अम्ल होते हैं H+ देते हैं। एक नया टॉपिक है किसी अम्ल की क्षारकता, है ना। इसे इंग्लिश में कहते हैं बेसिसिटी ऑफ एन एसिड। इसकी परिभाषा देख लें, क्षारकता क्या होती है, बेसिसिटी होती क्या है किसी एसिड की, इसे समझ लें। अम्ल की क्षारकता उसके एक अणु द्वारा किए जा सकने वाले प्रोटॉन H+ आयनों की संख्या होती है। कहने का मतलब है यहाँ पर कि एक एसिड जब विलय में टूटता है, एक एसिड जब विलय में वियोजित होता है, वियोजित होने से H+ आयंस देते हैं, तो हमें वहां देखने होंगे कि H+ आयंस कितने वो दे रहे हैं। जितने भी वो H+ आयंस दे सकते हैं वही उसकी बेसिसिटी या क्षारकता होगी। कुछ एग्जाम्पल द्वारा इसे समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर सारा का सारा एक लिस्ट मैंने तैयार करके रखा है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कितने H+ निकले? तो एक H+ निकले, इसलिए इसकी क्षारकता क्या? बेसिसिटी 1 हो गई। H2SO4 इससे 2 H+ निकले, इसलिए इसकी क्षारकता क्या हो जाएगी? बेसिसिटी 2। उसी तरह से HNO3 से कितने H+ निकले? तो एक H+ निकले, तो इसकी क्षारकता बेसिसिटी क्या हो गई? 1 हो गई। ठीक उसी प्रकार H3PO4 इसमें से 3 H+ निकले, तो ये इसकी बेसिसिटी या क्षारकता क्या हो गई? 3। फिर गंदा एसिड, 2 गंदा एसिड है हमारे पास, है ना, धोखा देता है ना, यहाँ 3 दिखता है, 3 यहाँ भी दिखता है, मगर देता है कुछ अलग अलग। तो H3PO3 में 2 H+ देता है, तो बेसिसिटी इसकी कितनी हो जाएगी? 2। इसे देख कर मत बोल देना H3PO3 में ये 3 देख करके मत बोल देना कि क्षारकता 3 होगी, नहीं, इसे इन दोनों को आपको अलग से रटना पड़ेगा, है ना। तो
इसकी क्षारकता 2 है। ठीक उसी तरह से H3PO2 इसकी भी क्षारकता 1 है। ये 3 देख करके क्षारकता 3 मत बता देना, 1 बताना होगा, है ना। फिर एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड में एक H है तो एक H प्लस हमें मिला, इसकी क्षारकता क्या हो गई 1। उसी तरह से कार्बोनिक एसिड, इसकी क्षारकता कितनी है तो 2। क्यों? क्योंकि 2 H प्लस दे रहा है। तो ये हुई क्षारकता, बेसिसिटी किसी एसिड की। अब अगला टॉपिक जो हमारे पास है वह है प्रबल अम्ल, स्ट्रॉन्ग एसिड्स। किस तरह के एसिड को प्रबल अम्ल यानी ताकतवर, बहुत ताकतवर अम्ल जो है, बहुत ताकतवर अम्ल जो है वो कहलाएगा, है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड्स। तो अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से आयनित होता है और बड़ी संख्या में हाइड्रोजन आयनों को उत्पन्न करता है, प्रबल अम्ल कहलाता है। तो देखो क्या कह रहा है, पूर्ण रूप से आयनित होना चाहिए, यानी कि यह जो HCl हमने एग्जाम्पल में लिया है यह पूर्ण रूप से H प्लस और Cl माइनस में टूट जाता है, वियोजित हो जाता है। यहाँ से H प्लस अलग, यहाँ से Cl माइनस अलग। यह 100 का 100% इस रूप में बदल जाता है और यहाँ पर 0% ये बचता है, यानी कि यह हमारा पूर्ण रूप से इस रूप में बदल जाएगा। यह एरो साइन भी वही चीज दर्शाता है। इस एरो का बहुत बड़ा योगदान है यह समझाने में कि यह HCl पूरी तरह से टूट करके 100% H प्लस और 100% Cl माइनस में बदल चुका है। इसलिए इस एरो को आप इग्नोर न करें। फिर आते हैं सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। यह भी पूरी तरह से वियोजित होकर 100% H प्लस आपको देगा और 100% SO4 माइनस भी दे रहा है, तो यह 0% हो जाएगा। यहाँ से ये टूट करके H प्लस हमें मिल रहा है। ठीक उसी तरह से HNO3 में से भी H प्लस टूट करके 100% हमें ये मिलेंगे। NO3 माइनस भी हमें 100% यहाँ मिल रहे हैं। तो जो पूर्ण रूप से वियोजित होकर के H प्लस दे दे वो क्या कहलाएगा, प्रबल अम्ल कहलाएगा। हमने प्रबल अम्ल तो देख लिया, अब दुर्बल अम्ल देखें। दुर्बल यानी कि कमजोर, है ना, कमजोर अम्ल, वीक एसिड्स। यहाँ पर जब यह पूर्ण रूप से वियोजित हो सकता है, इसका मतलब यहाँ पर पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होता होगा, तभी तो दुर्बल है। चलो देखते हैं यहाँ पर इसकी परिभाषा। अम्ल जो जल में आंशिक रूप से आयनित होता है, वही बात कह रहा है, आंशिक रूप से आयनित होता है, यानी कि पूरी के पूरे रूप में 100% वह वियोजित नहीं हो पाते हैं, थोड़ा सा उनका वियोजन होता है और कम संख्या में हाइड्रोजन आयनों को उत्पन्न करता है। यहाँ पर क्या था, 100% H प्लस मिल रहा था, मगर अब यहाँ पर क्या होगा, 100% H प्लस नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत मिलेगा H प्लस। तो एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। यह एसिटिक एसिड है, देखो 99.6% ही 99.6% एसिटिक एसिड इस रूप में रह जाता है। तो इसमें से कितना वियोजित होगा, मात्र 0.4%। कहने का मतलब कि जो ये कमजोर अम्ल है ना, दुर्बल अम्ल, यह पूर्ण रूप से वियोजित नहीं हो पाती है, थोड़ा बहुत वियोजित होगी। तो थोड़ा बहुत अगर ये वियोजित यहाँ से होती है तो H प्लस निकलेगी ना, तो थोड़ा बहुत ही H प्लस निकलेगा। तो कितना, सिर्फ 0.4%। अब पीछे हम लोग क्या देख रहे थे, जो ताकतवर अम्ल था 100% H प्लस हमें दे रहा था, यहाँ पर मात्र 0.4% अम्ल ही दे पा रहा है, बाकी पूरा का पूरा, लगभग पूरा का पूरा ये इसी तरह से CH3COOH एसिटिक एसिड के रूप में रह जाता है। ठीक उसी तरह से यह कार्बोनिक एसिड भी दुर्बल अम्ल है, यह भी पूर्ण रूप से ये 100% नहीं देगा, ये कुछ ही भाग इस रूप में बदल सकता है, बाकी बहुत सारा भाग इस रूप में रह जाएगा H2CO3 के रूप में, है ना। ठीक उसी तरह से H2SO4 सल्फ्यूरस एसिड जिसे बोलते हैं, यह भी बहुत कम अमाउंट में, बहुत कम मात्रा में H प्लस दे पाएगा और सल्फाइड आयन बनेगा। यहाँ तो कार्बोनेट आयन बन रहा है ना। यहाँ देखो 2 एरो है, एक एरो इस तरफ जा रहा, एक एरो पीछे की तरफ जा रहा। यह एरो दर्शाता है कि आंशिक रूप से वियोजन यहाँ हो रहा है। वहां पर एक कंप्लीट एरो था पीछे, ये देखो प्रबल अम्ल जो है, प्रबल अम्ल में सिंगल एरो है, यह बताता है 100% वियोजन हुआ है ना। और यह जो है यहाँ पर क्या है,
एक सिंगल एरो नहीं है, बल्कि एक एरो इधर गया है, एक एरो पीछे की तरफ गया है। कहने का मतलब है कि इसका 100% वियोजन यहाँ पर नहीं हो पा रहा है, इसलिए यह दुर्बल अम्ल में यह तीनों आएंगे। कौन कौन? एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड। यह तो खत्म हुआ। उसके बाद आगे देखें कार्बनिक अम्ल। कार्बनिक अम्ल किसे कहते हैं? इसे कार्बनिक अम्ल को तो इंग्लिश में ऑर्गेनिक एसिड्स भी कहते हैं। इसकी परिभाषा देख लें। पादप पदार्थों और प्राणियों में उपस्थित अम्ल कार्बनिक अम्ल कहलाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि ऐसे अम्ल जो हमें पेड़ पौधों या जानवरों से मिलते हो वो सब अम्ल क्या कहलाएंगे? कार्बनिक अम्ल कहलाएंगे। तो जैसे कि एसिटिक एसिड हमें सिरका से प्राप्त होता है, सिट्रिक एसिड नींबू संतरा से प्राप्त होता है, लैक्टिक एसिड दही में प्राप्त होता है, टाटारिक एसिड इमली में प्राप्त होता है, ऑक्जेलिक एसिड पालक और टमाटर में प्राप्त होता है, फॉर्मिक एसिड चींटी के डंक में प्राप्त होता है, कार्बोनिक एसिड बारिश के पानी में प्राप्त होता है। तो हमने यहाँ पर जो स्रोत है, स्रोत के आधार पे कार्बनिक अम्ल हमने देखा किस स्रोत से हमें मिल रहा है, वैसे ही किस स्रोत से हमें अम्ल मिल रहा है उसके आधार पर एक और कैटेगरी हो सकता है जो कि कहलाता है खनिज अम्ल। अगर आपको पृथ्वी के खनिजों से तैयार किए गए अम्ल मिलते हैं तो वो खनिज अम्ल कहलाते हैं। यानी कि धरती से आपको वो उसके जो खनिज होंगे उनसे तैयार करना पड़ेगा आपको। वो सारे अम्ल जो है क्या कहलाएंगे? खनिज अम्ल कहलाते हैं। इसमें एग्जाम्पल आ जाता है सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और भी ढेर सारे यहाँ पर खनिज अम्ल हैं। कुछ ही का मैंने यहाँ पर नाम लिखा है।